हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए समानांतर और श्रेणी क्रम का कंसेप्ट आपके सामने लाया हूं। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहा था कि साइंस का साइंस का एनसीईआरटी 9th एंड 10th फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं विथ कंसेप्ट विथ ऑब्जेक्टिव साथ साथ। तो आप लोग जल्दी से हमारे इस यूट्यूब फैमिली को 1K करने का कोशिश कीजिए। हम बहुत जल्द आप लोगों के लिए एनसीईआरटी 9th एंड 10th का सीरीज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है। बायो तो लोग रट के निकाल देते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही कंसेप्ट की जरूरत है, और हम आपको इसमें पूरे कंसेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। तो आप यदि बीपीएससी देते हो या फिर आप बीएसओ देने वाले हैं, एएसओ देने वाले हैं, बिहार एसएससी सीजीएल देने वाले हैं, किसी भी एग्जाम बीपीएसएससी आयोग द्वारा जो भी दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं या रेलवे का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए 9th एंड 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही कारगर साबित होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए इस परिवार को थोड़ा बड़ा करने का, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी कुछ साइंस का स्पेशल लेकर आए। ठीक है, तो जितना जल्दी 1K कीजिएगा उतना जल्दी आपके लिए साइंस का एनसीईआरटी सीरीज आएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समानांतर एंड श्रेणी, समानांतर कहते हैं इंग्लिश में पैरेलल और श्रेणी कहते हैं सीरीज। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपके लिए एक ओम का नियम लेकर आए हैं, ओम्स लॉ। ये इसलिए लाए हैं क्योंकि इसका यूज जो है आपको पैरेलल एंड सीरीज में यूज होगा। ठीक है, तो ओम का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान पर जब किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, स्थिर तापमान मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरा के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब जो आपका वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, करंट का। यही तो बोल रहा है, स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के शिरा के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है, और एक आर जो कांस्टेंट है, चालक का प्रतिरोध है, वो यहाँ पर आ जाता है। तो V इज इक्वल टू आई आर जो बन गया, यही है आपका ओम्स लॉ। इसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन रहता है। आपसे पूछेगा ओम्स लॉ में किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया गया है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध। इस तरह से दे देगा, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, वोल्टेज धारा, चालकता, वोल्टेज, विशिष्ट प्रतिरोध, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। तो ओम्स लॉ में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध दर्शाया गया है। देखिए ध्यान से, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई आर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, इसकी जगह एक नियत आ गया, नियत कांस्टेंट वैल्यू जो है R, जिसको कहते हैं चालक का प्रतिरोध। V से हो गया आपका वोल्टेज, I से हो गया करंट, R से हो गया रेजिस्टेंस, चालक का प्रतिरोध। तो अब यहाँ से एग्जाम में आपसे पूछेगा कि V इज इक्वल टू आई आर दे दिया, बोलेगा आपको यदि प्रतिरोध का मान बढ़ा दे, प्रतिरोध का मान बढ़ा दे तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए V आई आर, डायरेक्ट V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I और R का। एक तरह से देखिए तो अगर R का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको यहाँ क्या याद रखना है, सिर्फ ये ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अब आपसे पूछ दे कि हम प्रतिरोध का मान घटा दें तो करंट का मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों का रिलेशन आए, आपको चुपचाप ओम्स लॉ लगा देना है। तो यहाँ पर किसको पूछ रहा है, आई को। तो आई को पूछ रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओम्स लॉ से, ये आर नीचे आ जाएगा, बी अपॉन आर। मतलब यहाँ आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r का। तो क्या बोला, प्रतिरोध घटा दे, तो प्रतिरोध अगर घटेगा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रतिरोध बढ़ा दें तो करंट क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, बोलेगा वोल्टेज, वोल्टेज को नियत रखकर, कांस्टेंट रखकर यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होगा। तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज को कोई छेड़छाड़ नहीं करना। तो V इज इक्वल टू आई आर जानते हैं, यहाँ से किसका वैल्यू पूछ रहा है, आई का। तो आई को यहीं रखेंगे, आर को नीचे ले आएंगे, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये तो कांस्टेंट, इसको छोड़ दीजिए। अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में करंट का, तो नीचे है मतलब इनवर्सली है। मतलब
अगर प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, अगर प्रतिरोध का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। ये रिलेशन एकदम याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे भी सोचिए ना, रेजिस्टेंस क्या करता है, प्रतिरोध धारा जो बहती है उसको वो बहने नहीं देता, रोकता है। तो प्रतिरोध जितना बढ़ाइएगा धारा का मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम कीजिएगा धारा का मान ज्यादा हो जाएगा। ये लॉजिकली हो गया और ये ओम्स लॉ से कंसेप्चुअल हो गया, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ कहता है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग श्रेणी, पैरेलल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सीरीज, श्रेणी क्रम क्या कहता है। पहले इसको हम जो लिखे हैं इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको हम समझाएंगे। इसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, मतलब ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहां तक ये सॉरी यहां तक देखिए, यहां तक हो गया पहला प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हो गया दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये यहां से आपका ये जा रहा है, ये हो गया दूसरा। समझते चलिएगा, थोड़ा सा हम इसको कलर कर दें ताकि आपको समझने में इजी हो जो हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए। अब ध्यान से समझिए, आइए क्या बोला, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा। तो ये पहला प्रतिरोध दिख रहा है और ऑरेंज कलर से, ये पहला प्रतिरोध यहां तक हुआ, दूसरा प्रतिरोध यहां से यहां तक हुआ, और तीसरा प्रतिरोध यहां से यहां तक हुआ। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा हो गया, पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा ये हो गया। दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरा, और ये तीसरा प्रतिरोध का यहाँ ये पहला सिरा होगा, से जुड़ा हो और आगे यही क्रम बना रहे, तो ये हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में। तो या फिर इसको दूसरे लाइन में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसमें धारा का मान, देखिए इसको क्या किए, तीन प्रतिरोध, हम तीन रेजिस्टेंस बनाए, इसको हम एक सर्किट बना दिए, ये हो गया बैटरी वोल्टेज, ठीक है। ये आममीटर जो आपको करंट को बताएगा, और करंट का मान, करंट को हम प्रवाहित किए। तो करंट को प्रवाहित किए तो क्या हुआ, इसमें धारा का मान समान रहता है और वोल्टेज देखिए अलग अलग है। पहला रेजिस्टेंस के लिए V1, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए V2 दिख रहा है, और तीसरे रेजिस्टेंस के लिए V3। अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम में दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस के लिए V1, दूसरे रेजिस्टेंस के लिए V2, तीसरे रेजिस्टेंस के लिए V3। मतलब श्रेणी क्रम में आपका धारा का मान समान रहेगा और वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। तो आपसे पूछेगा किस क्रम में धारा का मान समान होता है, या पूछेगा श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान, अलग अलग, अनंत, इस तरह से पूछेगा। तो श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहेगा, वोल्टेज आपका अलग रहेगा। इस सीरीज को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, इस श्रेणी को श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, अब आप देखिए, जैसे यहाँ से कितना सीरीज में सब जुड़ा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर हम करंट फ्लो किए, यहाँ भी 5 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 5 एम्पियर जाएगा, यहाँ भी 5 एम्पियर जाएगा, मतलब सब जगह 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा इस सीरीज में। तो इसमें धारा का मान समान, अभी बताएं, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग प्रवाहित होता है, और इसमें ऊर्जा का खर्च सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा इसमें खर्च होती है, और अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे, जैसे आप मान लीजिए कि ये कितना 3 प्रतिरोध है, अगर हम और जोड़ दें तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, और प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, धारा का मान घटते चला जाएगा। तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, आगे समझाएंगे इसका एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि परिपथ में वोल्टेज क्या है, अलग अलग है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन ही हम लिए हैं, तो 3 हो गया। यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मान लिए हम लोग। क्या यहाँ पे करंट क्या होगा, I ही होगा, चेंज तो है नहीं। अब रेजिस्टेंस क्या होगा, R1, R2 और R3, 3 रेजिस्टेंस है। तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। अभी देखिए V इज इक्वल टू आई आर। तो अब यहाँ से हम लोग यहाँ टोटल अगर वोल्टेज आपसे पूछेगा, मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो हम टोटल वोल्टेज पूछेंगे कितना प्रवाहित हो रहा है सर्किट में, तो आप क्या बोलिएगा, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 कितना 9 वोल्ट। तो मतलब क्या किए, V इज इक्वल टू यहाँ पे ये V1 प्लस V2
प्लस V3, तीनों वोल्टेज को ऐड कर दिए। तो यही तो हम लिखे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम लोग V इज इक्वल टू ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, IR, तो V इज इक्वल टू IR बोल दें, और V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1, क्योंकि I तो हमारा कांस्टेंट है, धारा का मान समान है इसमें, और V2 क्या होगा, I इंटू R3, V3 क्या होगा, I इंटू R2, और V3 होगा I इंटू R3। तो यहां से देखिए IR हो गया, और यहां से सब में कॉमन है I, तो I को बाहर ले लीजिए, तो I इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से क्या होगा कि आपका I दोनों तरफ I क्या होगा, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारा प्रतिरोध आपस में सीधा जुड़ जाएगा। अगर हम आपको बोल दें यहाँ पर कि यहाँ पे आपका 5 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, तो सीरीज में आपको दिख रहा है ये सब एक सीरीज में करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है, मतलब करंट का मान समान है, वोल्टेज दिख रहा है अलग अलग है। तो जब सीरीज में जुड़ा हुआ एक साथ सीरीज में दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, सीधा आपको रेजिस्टेंस जोड़ देना, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 टोटल 10 ओम। तो अब आप देखिए ये जो लाइन हम बोले थे क्या कि अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे ये 5 ओम था, ये 3 ओम है, और ये 2 ओम था, तो इसमें टोटल कितना हो गया, 10 ओम। तो इसमें सारा जुड़ जा रहा है, तो सारा जुड़ते जाएगा तो प्रतिरोध का मान तो बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको सिर्फ इतना इसका याद नहीं रखना, सिर्फ आपको याद रखना है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें और भी बढ़ जाएगा तो इसमें प्लस RN बोल देंगे। मान लिया 5 को रेजिस्टेंस जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। ठीक है, तो जितना जोड़ेगा उतना हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम्पल पूछेगा कि इनमें से कौन श्रेणी क्रम का उदाहरण है। तो जब हम बहुत सारे बल्ब को, जब हम बहुत सारे क्या होगा, इस तरह का बल्ब है, तो सबको हम एक साथ जोड़ दें इस तरह से एक तार से, सब एक तार से जुड़ जाएगा, तो क्या हो, कई बल्ब जब एक साथ जोड़ दें या कई बल्ब को एक तार से जोड़ दें, वो भी श्रेणी क्रम है। हमारा फ्यूज किस पर काम करता है, तो ये भी श्रेणी क्रम पे जुड़ा हुआ है। हम लोग जो दिवाली या छठ पूजा में जो, या घर में किसी तरह का कोई पार्टी फंक्शन हो, तो हम लोग डेकोरेशन लाइट, चाइनीज जो लाइट बल्ब आता है, देखते छोटा छोटा, सब एक सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर खराब होता है तो सारा खराब हो जाएगा। तो डेकोरेशन लाइट भी हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। तो आपसे ये चीज देखिए कि श्रेणी क्रम क्या होता है, कि श्रेणी क्रम में अगर कहीं भी एक चीज डिफेक्टिव हुआ, पूरा वो डिफेक्टिव हो जाएगा। जैसे हम फ्यूज का बात किए, आप घर में एक एमसीबी लगाए हैं, फ्यूज लगाए हैं, फ्यूज क्यों लगाए हैं, कि कहीं भी घर में अगर शॉर्ट सर्किट हो, ओवरलोडिंग हो, तो ओवरलोडिंग होने से घर का वायर का कनेक्शन बचा रहे, सेफ रहे, सुरक्षा रहे, हमारे घर का जितना भी वायर का कनेक्शन है। तो क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज ओवरलोड होता है या फिर कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये ट्रिप कर जाता है एमसीबी, या फ्यूज क्या करता है, गल जाता है। तो फ्यूज के गलने से घर का सारा लाइट चला गया, मतलब इसके एक ट्रिप होने से पूरा लाइट इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो गया। तो वो हो गया सीरीज, मतलब एक साथ सबका करने, मतलब यहां से सब चला गया है। ठीक है, अब घर में जाकर भले पंखा का अलग हो गया, फ्रिज का अलग हो गया, उस रूम का अलग लाइट हो गया, इस रूम का अलग लाइट हो गया, आप अपने रूम में इन्वर्टर लगा ली, वो अलग चीज है, लेकिन फ्यूज तो एक ही है। ये ट्रिप करने से पूरा घर का लाइट ऑफ हो जाता है, तो वो चीज हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। आई बात समझ में? तो सीरीज में आपको सिर्फ ये याद रखना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जितना भी आपसे रेजिस्टेंस दे दे जोड़ देना है। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा, इसी से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं समानांतर क्रम, पैरेलल सीरीज। ये क्या होता है, जब अनेक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर, जब अनेक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर स्थित हो, ये एक बिंदु दिख रहा है, ये एक बिंदु दिख रहा है, तो इसका प्रतिरोध सब अलग अलग है, लेकिन अगर तीनों एक जगह मिल गया है, तो ये चीज बोल रहा है, यदि अनेक प्रतिरोध का पहला सिरा, ये पहला सिरा हो गया, एक बिंदु पर है, और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर, मतलब जितना भी जुड़िए सब एक बिंदु पर आ गया, तो उन सभी प्रतिरोध को अलग अलग धारा प्रवाहित हो, तो ऐसे क्रम को समानांतर क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि करंट सब जगह, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सर्किट बनाए, तो सर्किट में क्या, ये देखिए वोल्ट मीटर, ये आमीटर, यहाँ से करंट गया, तो यहाँ से करंट जाने के बाद अब यहाँ तो चेंज हो गया, तीनों आपका अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, तो करंट यहाँ से अलग अलग बह गया, यहाँ I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, लेकिन यहाँ वोल्टेज जो है समान रहता है। तो पूछेगा किसमें वोल्टेज समान रहता है, तो समानांतर क्रम में, इसमें वोल्टेज समान, मतलब समानांतर क्रम में वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध पर समान और धारा अलग अलग होता है। देखिए धारा
अलग अलग जा रहा है, यहाँ से I1 I2 I3, भले यहाँ जाकर बिंदु पर मिल गया और फिर सब I में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना भी रहेगा ये बोल सकते हैं कि नहीं। टोटल मान लीजिए यहाँ से गया है यहाँ से गया है 12 ओम, ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 4 ओम, तो 12 ओम तो जा रहा है ना, ये 12 ओम है, 5 3 8 4 ओम, सॉरी हम ओम बोल दिए, करंट है ना, एम्पियर होगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए 12 एम्पियर का करंट गया, तो I1 से 5 एम्पियर गया, I2 से 3 एम्पियर गया और I3 से 4 एम्पियर गया, तो टोटल ये जब गया, यहाँ भी तो आपका 5 एम्पियर होगा, यहाँ भी 3 एम्पियर होगा, यहाँ भी 4 एम्पियर होगा। अब यहाँ बिंदु पे जाने के बाद सब टोटल 12 एम्पियर ही तो आ रहा है, समझ रहे बात को। तो ये कह रहा है कि अगर टोटल करंट आपसे पूछे I इज इक्वल टू क्या होगा, जितना करंट जिधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा सारा का सम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा कि वोल्टेज क्या रहता है, समान, लेकिन धारा अलग अलग होता है। तो समानांतर में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा लेकिन करंट अलग अलग होगा। और यही हम सीरीज में अभी क्या देखें कि करंट मेरा सेम था लेकिन वोल्टेज अलग अलग था, ठीक है। तो ये चीज, ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से कैसे आपका इसका आएगा, तो इसमें करंट टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना करंट होगा, ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, V इज इक्वल टू IR है, तो ये I को यहीं रखेंगे, ये R नीचे आ जाएगा, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है। I2 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R2, I3 इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R3। तब हम लोग क्या करेंगे, टोटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए I इज इक्वल टू हम लोग क्या वहां लाए थे, V अपॉन R, तो I1 क्या होगा, V अपॉन R1, I2 क्या होगा, V अपॉन R2, I3 क्या होगा, V अपॉन R3। तो अब यहाँ से V हम बाहर ले लिए कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, V कैंसल, तो 1 बाई R पैरेलल क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब समानांतर क्रम में अगर रेजिस्टेंस पूछेगा तो 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, जितना ये आपका जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो ये चीज होता है। अब देखिए ये क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में 1 बाई R है, 1 बाई R जुड़ रहा है। अब आप हमको एक चीज बताइए, मैथ्स में आप जब पढ़ते हैं, आपसे पूछें कि 5 प्लस 3 प्लस 2 कितना होगा, 10, यही चीज हम पूछ दे 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2, ये इससे वैल्यू जो भी आएगा इससे तो ये ज्यादा होगा, तो मतलब सीरीज में आपका प्रतिरोध ज्यादा होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध कम होगा। तो यही चीज तो हम यहाँ लाइन लिखे हैं कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, और अधिकतम प्राप्त करने के लिए सीरीज में, क्योंकि वहां पे सीधा R1 प्लस R2 प्लस R3 जुड़ गया। अभी दिखाएं, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से समानांतर में पूछता है आपसे कि घरों में जो विद्युत बल्ब है, पंखा है, ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ये समानांतर में। क्यों, क्योंकि घर में अगर हम मान लीजिए हम पंखा का स्विच ऑफ कर दिए, पंखा का हमको चलाने का मन नहीं है, तो लाइट का स्विच क्या ऑफ होगा या लाइट बंद हो जाएगा, नहीं, हम पंखा का बंद किया सिर्फ पंखा बंद होगा, लाइट नहीं, इसका अलग कॉम्बिनेशन है। मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो पंखा हमने बंद किया तो लाइट चल रहा था, मतलब वहां पे वो सीरीज में नहीं है, अगर सीरीज में रहता तो पंखा बंद करने से मेरा लाइट भी चला जाता। मान लीजिए हम बहुत सारा चीज घर में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज कर रहे हैं, पंखा, कूलर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। अब मान लीजिए हमको मन किया कि अभी हम वॉशिंग मशीन पर काम कर लिए, इसको बंद कर दे, तो इसको बंद करने से क्या पंखा बंद हो जाएगा, कूलर बंद हो जाएगा, फ्रिज बंद हो जाएगा, नहीं, क्योंकि सबका कनेक्शन अलग अलग है, मीन्स वो पैरेलल में कनेक्शन है। तो हम यहाँ यही लॉजिक से समझेंगे कि जिस भी चीज को यदि हम ऑफ करते हैं तो उससे सारा चीज ऑफ हो गया, तो वो सीरीज, जैसे फ्यूज जैसे ही मेल्ट हुआ, गिरा, फ्यूज का जैसे ही हम एमसीबी गिरा दिए तो घर का सारा लाइट चल गया, मतलब फ्यूज हमारा श्रेणी क्रम में है। लेकिन हम घर में वॉशिंग मशीन बंद कर दिए तो क्या कूलर बंद हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वहां पर वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैरेलल सीरीज में। अब यहाँ पे देखिए सड़क को प्रकाशित करने के लिए सभी बत्तियां जो होती है, स्ट्रीट लाइट, ये भी हमारा पैरेलल में जुड़ा है। एक मान लीजिए स्ट्रीट लैंप, एक अगर मान लीजिए ये बल्ब खराब हो गया तो क्या सारा खराब हो जाएगा, नहीं ना, एक खराब होने सारा खराब तो नहीं होगा, ये मान लीजिए खराब हो गया, ये तो जलते रहेगा। तो यही चीज है। अब आपसे हम एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, दो बल्ब को किस क्रम में जोड़ने पर अधिक रोशनी प्राप्त होगी, सीरीज में
या फिर पैरेलल में, हम इसका आंसर कमेंट में डाल देंगे। लेकिन पहले आपको करना है कि दो बल्ब को किस क्रम में जोड़ें कि अधिक रोशनी प्राप्त होगी। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या है, कंक्लूजन सिर्फ यही निकला, हम आपको कंक्लूजन थोड़ा समझा दे रहे हैं कि सीरीज में क्या होगा, वोल्टेज वोल्टेज और करंट क्या होगा, सेम होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब अलग अलग होगा। लेकिन पैरेलल समानांतर में जैसे ही बात करेंगे तो वोल्टेज मेरा क्या होगा, सेम होगा, करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, और पैरेलल सीरीज का उदाहरण क्या क्या है उस चीज को याद रखना आपको। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है, इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। और हम आपको एक थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल भी इसमें समझा देते हैं। देखिए क्या, जैसे मान लीजिए कि आपको ये देखिए, प्लस माइनस ये मान लीजिए 3 ओम है, ये 6 ओम है, तो आपसे पूछेगा कि इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, या फिर यहाँ पे वोल्टेज दे दिया 4 ओम, वोल्टेज दे दिया 4 वोल्ट, तो आपसे पूछेगा करंट पूछ देगा, क्या पूछेगा करंट, तो कुछ नहीं करना, देखिए दोनों क्या है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो इसको क्या करेंगे, पैरेलल लगा लेंगे, 1/3 प्लस 1/6, पैरेलल में तो यही फॉर्मूला है, तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 प्लस 1 मीन्स 3/6 मीन्स 1/2, तो 1/r इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 ओम, लेकिन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ओम, तो रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया, वोल्टेज 4 वोल्ट है, तो करंट इज इक्वल टू क्या होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हमको निकालना I, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर, V है मेरा 4 और रेजिस्टेंस है 2, तो कितना हो गया, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा अपने से। अब मान लीजिए एक सीरीज वाला आ जाए, एक तरह से इसे ऐसे सीरीज वाला आ जाए, ठीक है, यहाँ दे दिया आपको 5 ओम, यहाँ दे दिया 10 ओम। अब यहाँ से मान लीजिए कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज बोलते हैं, कितना वोल्टेज, तो ये सीरीज में है, तो 10 5 कितना हो गया, 15 ओम हो गया सीधा, क्योंकि सीरीज में हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो 15 ओम हो गया, करंट हो गया कितना, 2 एम्पियर, वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर, आई कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 15, मतलब 30 वोल्ट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो इस चीज को याद रखिएगा, 30 वोल्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पैरेलल और सीरीज कंप्लीट हो गया होगा। तो अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया हो मन में, आप कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए तब मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।